Good morning, all of us students. माँ शारदे सबको तो विद्या देती, माँ शारदे सबको विद्या देती। कोई बात नहीं, इस बार तो मंजिल पाकर ही रहेंगे, चाहे जो कुछ होता। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान का जब ठान लिए तो ठान लिए। इस बार देंगे एग्जाम की धज्जियां उड़ा। क्या करेगा, अभी भी अस्वस्थ ही है, स्वस्थ बिल्कुल रूप से नहीं हुए हैं, लेकिन क्या करेगा। चलिए आइए देखते हैं। आज देखते हैं फरवरी 2024 का महत्वपूर्ण। आज फरवरी देख लेते हैं, इसके बाद जनवरी देख लेंगे, दिसंबर मंथली वाइज कर लेते हैं। आइए आज फरवरी देखते हैं। फरवरी 2024, फरवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब का जो है ना, आप लोग ये नोट बना लीजिएगा। फरवरी 2024, इसके बाद में जनवरी, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से 8 दिन में हम 8 महीना के जितने भी महत्वपूर्ण हैं आपका वीडियो बना देते हैं। चलिए आइए आज से शुरू करते हैं। फरवरी 2024, तो फरवरी 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण आज जो अभी जो वीडियो बन रहा है केवल ओनली फरवरी का बन रहा है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं अपना सब कि सबसे पहले देखते हैं सूरज कुंड शिल्प मेला। पहला देखिए, सूरज कुंड, सूरज कुंड शिल्प मेला, सूरज कुंड शिल्प मेला 2024। ये मेला का आयोजन 2 फरवरी को हुआ, 2 फरवरी 2024। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। द्रौपदी मुर्मू ने किया इसका उद्घाटन। उसके बाद ये मेला जो मनाया गया 2024 में, ये 37वां मेला का जो है ना आयोजन किया गया। 37वां मेले का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन स्थल है हरियाणा के फरीदाबाद। कहा, हरियाणा। ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा हाल ही में सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन किस स्थान पे हुआ, तो फरीदाबाद। कहा, हरियाणा में। तो उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका आयोजन 2 फरवरी 2024 को। 2024 में कैमा इसका आयोजन हुआ, तो 37वां आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये देखते हैं इस मेला का थीम के रूप में गुजरात राज्य को अपनाया गया। थीम के रूप में किसे अपनाया गया, गुजरात राज्य को अपनाया गया है। और जानते हैं गुजरात की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइएगा खुद। राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है, सब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और जानते हैं गुजरात भारत के सबसे बड़ा तटीय राज्य है। गुजरात जो है
भारत की सबसे बड़ी तटीय राज्य है कौन? गुजरात। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी से आप लोग, लिख लीजिए, फटाफट लिखते चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया होगा, लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 2 फरवरी 2024 को आयोजन किया गया। आयोजन स्थल फरीदाबाद हरियाणा के, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। आइए, तो 2 फरवरी 2024 को हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और ये 37वां मेला का आयोजन किया गया और थीम के रूप में गुजरात राज्य को थीम के रूप में अपनाया गया। भारत की सबसे बड़ी तटीय राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। चलिए आइए देखते हैं। इसी गुजरात के अंतर्गत एक बात बताए, सोमनाथ मंदिर भी है। इसी गुजरात के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर जो है इसी गुजरात के अंतर्गत है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इस गुजरात के अंतर्गत है। और इस मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसने लूटा था 1025 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। तो चलिए इसके बाद आप लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, जितने भी स्टैटिक जीके के साथ आपकी करंट हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए आगे, अब आगे चलते हैं। फटाफट जो है ना आप लोग करते चलिए। 2024 का जो है ना, मतलब फरवरी माह का जितने भी महत्वपूर्ण करंट है उन सब को निपटारा कर देंगे इसमें। उसके बाद कल आएंगे आपको जनवरी वाला लेकर के, जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण उनका निपटारा एक ही वीडियो में कर देंगे। अब आइए देखते हैं अपना भारत का पहला जो है मानव डीएनए का बैंक कहाँ स्थापना किया गया। अब ये देखते हैं भारत का पहला, हेडिंग में भारत का पहला मानव डीएनए, भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की स्थापना। आइए मानव, एक मिनट समझिए, एक सेकेंड। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की जो है ना, इसकी स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अब ध्यान देते हैं, इसकी स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आइए उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है ना भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की स्थापना की गई। इतना बात ध्यान में प्रश्न पूछेंगे। अब ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो शर्करा, इसका फुल फॉर्म होता है, डीएनए का मतलब होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो शर्करा, डीऑक्सीराइबो शर्करा।
डीएनए का फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सीराइबो शर्करा। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना, इसलिए डीएनए टेस्ट कराते हैं कि हमारी संतान ये है या नहीं। अरे भोकलवा, जब तुम्हारा बीवी है तो तुम्हारा ही संतान होगा, इसमें डीएनए टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। तो आदमी को कभी कभी संतुष्टि दिलाने के लिए कितने आदमी को भ्रम हो जाता है कि हमारे ये संतान नहीं है। तो यही कंडीशन में उनको प्रूव देने के लिए एकमात्र उपाय है कौन? डीएनए फिंगरप्रिंट। कहता है कि पिता के डीएनए से अगर मैच कर गया तो कहता है कि नहीं हमारी संतान है। तो ऐसे भ्रम में कोई जिंदगी मत जीजिए। ऐसा जिंदगी भी उस जिंदगी का भी कहा क्या मजा है जिस जिंदगी में कोई कहानी ना हो। चलिए कोई बात नहीं। तो डीऑक्सीराइबो शर्करा, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसमें 4 प्रकार के, इसमें देखिएगा डीऑक्सीराइबो शर्करा, इसमें 4 प्रकार के जो है ना क्षार पाए जाते हैं इसमें डीएनए में। इसमें चार प्रकार के क्षार पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में। उसके बाद आगे देखिएगा तो है क्या, पहला देखिएगा, तो 4 प्रकार के क्षार जो पाए जाते हैं वो चारों प्रकार के क्षार का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपना सब एडिनिन पहला हो गया, एडिनिन देखिए, दूसरा पहला हो गया एडिनिन, दूसरा हो गया आपको साइटोसाइन, तीसरा देखिए, तीसरा हो गया आपको जो है ना गुआनिन। आइए और चौथा देखते हैं अपना साइटोसिन होगा, साइटोसिन और चौथा देखिएगा एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और एगो बच गया आपको थायमिन होना चाहिए। अब क्या होगा उसके बाद देखते हैं अपना सब थायमिन होगा, थायमिन ध्यान दीजिए। तो एडोनिन को भड़का ए से, साइटोसिन को सी से, गुआनिन को भड़का जी से और थायमिन को भड़का टी से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 4 क्षार पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में। डीएनए में ये 4 क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया और थायमिन हो गया। अब देखिएगा ये चारों जो आपस में, जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया है, ये डीएनए का ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ये ध्यान, ये डीएनए का क्या, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या डीएनए का स्ट्रक्चर है। जैसे देखिएगा तो इसमें जो पाए जाते हैं क्षार, जो ये 4 जो है ये आपको जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एडेनिन जो है थायमिन के साथ, एडेनिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, मतलब देखिएगा आपस में जुड़ा रहेगा, एडेनिन और थायमिन ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है। उसके बाद साइटोसिन और गुआनिन ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है। इसमें देखिएगा तो डीएनए की देखिए, सबसे पहले देखिएगा हर एक, चलिए ये 4 क्षार पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, करंट की क्लास ही अपना लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है, प्रश्न पूछेंगे हाल ही में भारत में का पहला जो है मानव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अब आइए सबसे पहले उत्तर, इसी को बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन्हीं को बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तब ध्यान दीजिएगा एक बात और, इसका पूर्व नाम है बनारस कॉलेज, इसका पूर्व नाम है बनारस कॉलेज,
बनारस कॉलेज, बनारस कॉलेज। तो इसी को बनारस कॉलेज का ही नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इसका संस्थापक कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि बनारस हिंदू कॉलेज की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि BHU की स्थापना किसने किया, ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। नहीं दे पाइएगा तो हम अभी बता देते हैं, मदन मोहन मालवीय। आइए मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू कॉलेज का संस्थापक माना जाता है। अब तो आप लोग बता दीजिए कम से कम कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ। हाँ, तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यही है। तो भारत का पहला मानव DNA बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी में किया गया, BHU में। आइए इसका स्थापना, BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में। DNA में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। तो देखिए कि एडेनिन और थाइमिन एक साथ और साइटोसिन और गुआनिन एक साथ पाए जाते हैं। अब आइए आप कि एक चीज और देखिए यहाँ पे, चलिए एक चीज और अपना सब देखिए। ये चीज आप लोग कर लिए होंगे, तो चलिए चलते हैं अपना सवाल। आइए एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि DNA की परीक्षण के लिए मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग किया था। जैसे गुणसूत्र परीक्षण के लिए गुणसूत्र परीक्षण के लिए जो है ना मटर के पौधा का प्रयोग किया था। किसने, मेंडल ने। और चलिए DNA की इकाई जीन होता है, इसकी इकाई जो है जीन होता है। इनकी इकाई कौन होता है, जीन होता है। जीन का ही कार्य होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी माता पिता के गुण को ले जाने की कार्य करता है, समझ गए ना। या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुण जाता है, इस विधि को जो है ना अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लीजिए। चलते अब आगे चलते हैं, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट एड कर देते हैं इसको भी तेजी से कटा जाते। सरस्वती पूजा भी है, उसमें भसवन ये कितना आज होने वाला है, ज़्यादा रेडियो बोलते ही आप लोग को पता ही चल रहा है। अब चलते हैं 2024 को जो है ना नौसेना, देखिए भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया। 2024 को, आइए 2024 को जो है ना 2024 को जो है 2024 को नौसेना नागरिकों का जो है ना वर्ष घोषित किया। आइए 2024 को भारतीय नौसेना, देखिए भारतीय नौसेना ने 2024 को जो है ना नौसेना का जो है नागरिकों का वर्ष घोषित किया। नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। किसने, भारतीय नौसेना ने। तो अब आइए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ, आप लोग दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और अपना लिख भी लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं। अब आइए तो एक बात देखते हैं,
तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब तीनों सेना का प्रमुख सेनापति या तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस बात को आप लोग जाने ये चीज बता दिए। एक बात देखिए, तीनों सेना का CDS, देखिए CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, फुल फॉर्म चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप बताइएगा, आप पिछले वीडियो में बता के लिखा भी दिया हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्रथम CDS कौन है। प्रथम CDS आइए, प्रथम CDS कौन है? प्रथम कौन है? प्रथम CDS कौन था और वर्तमान में कौन है? दोनों बता दिया हूं, दोनों का आंसर चाहिए, दोनों के बारे में बता दिया हूं। तो आइए, तो भारतीय नौसेना ने 2024 के जो है नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, ये ध्यान में रखिएगा। और घोषित किया, प्रश्न लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। चलिए फटाफट चलते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में नौसेना नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया है, मना रहा है। अब आइए आगे चलता है, फटाफट अपना सब जल्दी से एंड करेंगे। अब आइए देखते हैं, उज्जैन में देश का पहला ITI उपग्रह परिसर स्थापित किया गया है। उज्जैन में, आइए उज्जैन में देश का पहला उपग्रह परिसर, पहला ITI उपग्रह, पहला ITI IIT होगा, सॉरी IIT उज्जैन में देश का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित किया। उपग्रह परिसर स्थापित किया। ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा वीवीआई प्रश्न है ये आपके लिए। प्रश्न पूछेंगे, देश का पहला IIT उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया गया? तो उज्जैन में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? उज्जैन में स्थापित किया गया। और सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका स्थापना किसने किया? संस्थापक आइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब जानते हैं उज्जैन, तो ये उज्जैन तो MP में है, कहाँ पे है? आइए, संस्थापक है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अब आप लोग बताइएगा, पहले शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? आप लोग एक दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम, शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। समझ, इसका अगर आप लोग को पता है तो दीजिए।
कि यार बड़ा अस्वस्थ चल रहा है नहीं, फिर भी आप लोग का एग्जाम है ना, इसलिए कि हम सोचे कि चलिए आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, और ये हो गया। आइए अब देखते हैं, ये जो है ये उज्जैन जो है ये एमपी में है। ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। और एमपी का राजधानी मतलब मध्य प्रदेश को, इसकी राजधानी कहाँ? एमपी की राजधानी भोपाल, इसका राजधानी भोपाल है। और इसका एक शहर है इंदौर। इंदौर ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये स्वच्छ शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहर ये है, सबसे स्वच्छ शहर है। कौन? ये लगातार छठी बार जो है ना, लगातार 2023 में, अभी 24 का रैंक नहीं आया, 23 का ही याद रखना, 24 का आया तो 24 के लेंगे, कि ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर है। कौन? इंदौर। और जानते हैं एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यहीं पे है, यहीं पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? एमपी में है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल एमपी में है। टाइगर स्टेट एमपी। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसकी राजधानी भोपाल। आइए उज्जैन कहाँ पे? भोपाल में है। अब देखिएगा उज्जैन किस नदी के तट पे है, ये बताइएगा। उज्जैन किस नदी के तट पे है, और शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम लिख लीजिएगा। आइए संस्थापक देखते हैं। तो उज्जैन में देश का पहला IIT उपग्रह परिसर केंद्र स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया। किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। देख रहे हैं, तभी तो बोल रहे थे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा देखना पड़ता है। आइए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। इतना लोग रेड चहक बहक में समय बर्बाद कर रहा है ना, मतलब एक तो खुद डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करने में लगे रहते हैं। ये ढोंग रचने से कुछ नहीं वाला, मेहनत करने वाला कोई मंजिल मिलता है। अब क्या करें, इतना गधा सब है। चलिए देखते हैं क्या करें। अब ऐसे होगा वीडियो में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब आइए देखते, सबसे देखते हैं प्रवासी पक्षी लाफिंग गल। आइए प्रवासी पक्षी लाफिंग गल। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रवासी पक्षी लाफिंग गल। ये प्रवासी पक्षी जो है लाफिंग गल, ये अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका की है। ये प्रवासी मतलब जो एक देश से दूसरे देश या दूसरे देश से एक देश आते हैं, उसको प्रवासी पक्षी पर बोलते हैं। अब देखिएगा केरल के जो है कासरगोड जिला है। केरल का देखिएगा, केरल का जो है कासरगोड, केरल का एक जिला है। केरल का जो है एक जिला है कासरगोड। ये कासरगोड, ये केरल के क्या है? ये जिले हैं। अब देखिएगा इसी कासरगोड में जो है, कासरगोड जिले में प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। कहाँ देखा गया? केरल के कासरगोड जिले में। ये कहाँ की पक्षी है? अमेरिका की है।
अब ये कहेगा हाल ही में प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को कहा किस राज्य में देखा गया? केरल। केरल के किस जिला में? कासारगोड जिले, कासारगोड जिले में देखा गया। कासारगोड जिले में देखा गया। अब ये अमेरिका की राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है वाशिंगटन, वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। अब ध्यान देते हैं, अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ये। तो सबसे बड़ी बात है कि वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है और यही की लाफिंग गल पक्षी है जो हमारे केरल भारत का जो है ना सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, इनकी राजधानी देखिए, राजधानी तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। अब भारत का सर्वाधिक साक्षरता राज्य केरल भारत का एक पहला राज्य है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला। आइए, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया। कौन राज्य किया? केरल किया एक खुद का इंटरनेट सेवा। केरल को शायद मसालों का राज्य माना जाता है। मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। देखिए इसको मसालों का बगीचा मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसको? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल जो है, इसे ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो देख रहे हैं ये केरल है, पश्चिमी तट, ये कहा गया पश्चिमी तट है। अब पश्चिमी तट का नाम है, आपको ये पश्चिमी तट का नाम है साहिद्री। चलिए तो इसकी शॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि आगे बगल में आपको चल रहा है, थी भी चल रहा है, माँ सरस्वती पूजा की पूजा अर्चना भी चल रही है और सब अपना कोई लाउड स्पीकर, कोई डीजे बजा भी रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। क्या कीजिएगा, फिर भी पढ़ेंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, चाहे जो हो जाए, इस बार धज्जियां उड़ा देंगे। मजा से पीजिए, मजा से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। इसलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें नौकरियां दूंगा चुटकी में। आइए आगे देखते हैं, अपना सब आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, तेजी से भागते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च। मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का लॉन्च। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का लॉन्च जो है, लॉन्च किया गया। आपको ये डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित के लिए, तो इसको लॉन्च किया आपको डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया। डीआरडीओ ने फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया। डिफेंस रिसर्च, अब देखिए इसका आप लोग फुल फॉर्म दे, DRDO। अब देखिए तो भारतीय अनुसंधान विकास केंद्र। अब ये देखिएगा DRDO, तो सबसे पहली बात देखेंगे DRDO ने प्रश्न पूछेगा हाल ही में मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का लॉन्च किसने किया? DRDO ने लॉन्च किया। DRDO इसको लॉन्च किया फरवरी 2022 में। इसका एक ही है कि भारतीय सेना को जो है ना
मतलब कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, कनेक्टिविटी मतलब कि जोड़ने के लिए। आइए इसका जो है उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आइए भारतीय इसका उद्देश्य है भारतीय सेना के निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी मतलब होता है पहुंच, संपर्क करने के लिए, समझ गए ना। तो DRDO मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का लॉन्च किया, ठीक है। ये लॉन्च किया भारतीय नौसेना के निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इसी उद्देश्य से किया गया। आइए DRDO की फुल फॉर्म क्या था, DRDO की स्थापना कब हुआ और DRDO की स्थापना किसने किया, ये खुद लिखिएगा। आपको नहीं फुरा तो हम फुरा रहे हैं, और हमको भी आप भेजिएगा अथी में। आप भी आज पहुँचे लगिए, केवल टीचर पे ही निर्भर मत रहिए। टीचर तो आपको रास्ता दिखाएंगे, कुछ तो आप भी, कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ आप तो भी कीजिए। कुछ आपको भी करना पड़ेगा, कुछ हम भी करेंगे। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं ऑरोविले अनुभव यात्रा। ऑरोविले अनुभव यात्रा, ऑरोविले अनुभव यात्रा 2024 में, मतलब फरवरी में ये यात्रा। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये जो है आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया। देखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत, कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है पुडुचेरी में आयोजन किया गया। किसके द्वारा यह आयोजन किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह जो है ना आयोजन शिक्षा मंत्रालय, आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिए, ऑरोविले अनुभव यात्रा, इसका उद्घाटन किसने किया या आयोजन किसने किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया। अब आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का जो है आयोजन किया गया पुडुचेरी। आइए पुडुचेरी का संस्थापक देखते हैं। इसका संस्थापक फ्रांसीसी गवर्नर जो है फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन ने ही जो है पुडुचेरी की स्थापना किया था। पांडिचेरी जिसको कहते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं, अभी भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। तो चलिए फटाफट आप लोग भी करते चलिए, इंतजार मत कीजिए, लिखते चलिए। ये फरवरी 2022 की है आपको कैरेट, फरवरी 2022 की है ये कैरेट। कब की है? फरवरी 2022 की है ये कैरेट। आइए फरवरी 2022 की है ये
कैरेट। आइए आइए देखते हैं अपना सब। अब अपना सब आगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल पावर, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसका आधारशिला रखा गया। आधारशिला क्या? आधारशिला रखा गया पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है ना, इसका आधारशिला रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, इसको रखा गया है, ये ओडिशा के संबलपुर में किया गया। ये कहाँ किया गया? ये इस थर्मल पावर का उद्घाटन ओडिशा के जो है ना, ओडिशा के जो है ना संबलपुर, ओडिशा के संबलपुर में जो है ना आपको तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन हुआ फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। ओडिशा जो है बिहार से अलग होकर के एक राज्य बने। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुए। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुए। कौन? ओडिशा। और इसकी राजधानी जानते हैं? राजधानी सबको लिखे। राजधानी जानवे कहते हैं ओडिशा का कहाँ है? भुवनेश्वर है। और ओडिशा के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यहीं पर स्थित है। यहाँ लिख लीजिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? आइए, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट फरवरी 2024 में इसका आधारशिला रखा गया। किसके? प्रधानमंत्री या पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ? ओडिशा के संबलपुर में। आइए, अब ये जो है इसकी राजधानी ओडिशा का जानवे कहते हैं। इसका राजधानी है कहाँ? इसकी राजधानी भुवनेश्वर। ये बिहार से अलग हुए 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुए। अब देखते हैं, इसी के अंतर्गत बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। अब जानते हैं इसी के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील स्थित है। आइए, चिल्का झील ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है, जो ओडिशा में स्थित है। अब ओडिशा के अंतर्गत एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी स्थित है। इसी के अंतर्गत देखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के ही अंतर्गत स्थित है। और आप लोग बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम क्या है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट भागेंगे। चलिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट और आगे चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। रुकना हमें मंजूर नहीं होगा। रुकना हमें मंजूर नहीं होगा। प्यार कभी झुकता नहीं, क्योंकि महानंदा एक्सप्रेस रुकता नहीं है। प्यार कभी झुकता नहीं।
हम झुकने के लिए नहीं सीखे हैं जैनी, झुकाने के लिए। आइए, तो इसीलिए तो क्या तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तुझ होश होश नहीं। आइए, कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो बड़ी मुश्किल खड़ा होगा। इसी लेकर के सोच समझ के प्यार मोहब्बत करो, चाहे लड़का हो लड़की, जिसके साथ करो उसके साथ जीवन निभाओ। ऐसा नहीं गुड्डू गुड़िया के खेल नहीं है। आइए आगे चलते हैं, चलते करके चलना ही जीवन है, रुकना ही मर जाना है। आइए आगे चलते हैं अपना सब बिना समय गंवाए हुए। अब राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय आरोग्य मेले, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का इसका सबसे पहले आयोजन देखते हैं। आयोजन हो राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन जो है ना, इसको किया गया 1 फरवरी को नई दिल्ली में। आयोजन 1 फरवरी 2024 को आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल मंत्री लिखिए, केंद्रीय जल मंत्री। बताइए तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ये आपको वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री है। इसी ने 1 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। कहाँ? नई दिल्ली में। अब आइए देखते हैं 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अब राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली है तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बने? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। अब जानते हैं दिल्ली जो है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन है? यमुना। ये सब बता भी दिए, लिखा भी दिया। चलिए जल्दी कीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भी फास्ट कर दिए हैं। आइए, कपड़ा भी मेरा गंदा हो गया है, बोर्ड साफ करने वाला। अब इसको आज फ्रेश करेंगे, इसलिए बोर्ड भी काला दिखाई पड़ रहा है। तूने बजाई मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई हो। चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बिना पूछे अब देखते हैं हाल ही में भारत सरकार ने क्या किए हैं। 31 को MQ और 36 को B प्रीपेटर ड्रोन की जो है ना खरीदने की मंजूरी अमेरिका के साथ किए हैं। आइए 31 MQ और 9 B जो है ना प्रीडेटर ड्रोन। आइए 31 को MQ और 9 को B
प्रीडेटर ड्रोन जो है ना खरीदने का सौदा भारत ने अमेरिका के साथ किया है। कब? 2024 में, फरवरी 2024 में किया है। फरवरी के हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ कितने MQ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया? तो 31 है। कितना B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया? 9। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में भारत ने 31 MQ 9 B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का किसके साथ सौदा किया था? चाहे ना खरीदने का भारत ने अमेरिका के साथ सौदा किया। अमेरिका के साथ सौदा किया है। अमेरिका के साथ सौदा किया। अभी जानना कहता अमेरिका की राजधानी का वाशिंगटन DC, इसे जस्ट पहले बताए हैं। वाशिंगटन DC देखे हैं। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आइए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट रुकेंगे नहीं, फास्ट करेंगे, आगे क्लास भी है। अब देखते हैं चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। चैंपियन देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। अब ये फरवरी 2024 में ये अवार्ड भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद को दिया गया। ये दिया गया सोनू सूद को दिया गया है। और जानते हैं ये ऐसा एक्टर है, ये ऐसा अभिनेता है कि जो काफी लोकप्रिय है, काफी मददगार साबित होता है। गरीबों का जो है ना, इसको मसीहा माना जाता है। गरीबों का ये लेजर एक तरह से भगवान की काम करते हैं। तो ऐसा ही इंसान की हमारे देश में जरूरत है। चोर, डकैत, बेईमान, लतखोर, हिंसा वाला नहीं चाहिए। मुझे ऐसे इंसान चाहिए। कहा गया सच में, आप उतना ही धन अपने पास जमा कीजिए जितना आपका पेट चल सके। बाकी के धन निर्धन के बीच में बांट दीजिए। बहुत सारा ऐसा इंसान है कि एक वक्त की खाने नहीं मिलता है, भूखे सोता है, भूखे जगता भी है। तो इसलिए कहा ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। आगे चलेंगे अपना सब। तो कहेगा 2024 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया? फिल्म अभिनेता सोनू सूद को दिया गया। मतलब इसके कारनामाओं को देख करके, इनके कारनामाओं से प्रसन्न और खुश होकर के। चलिए अब आगे चलते हैं। आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम फास्ट में कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते लीजिए। सब साइड होता है, स्क्रीनशॉट लेके फटाक से नोट कीजिए। अब आइए चलते हैं, अपना सब एक चीज और देखते हैं। अब डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया है आपको। और एक बात और जान लेते हैं अपना से, इसे पिछले वीडियो में बता दिए हैं। सूरत को जो है ना, सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सूरत हवाई अड्डा, सूरत को जो है ना, सूरत जो है आपको पता ही है, बता दिया। सूरत हवाई अड्डे को जो है ना, सूरत हवाई
अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की घोषणा हो चुकी है। बस हाल ही में किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया? तो सूरत हवाई अड्डा, और ये जानते हैं गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में ही आपको देखते हैं अहमदानगर है। अहमदाबाद। देखिएगा यहाँ पे गुजरात के अंतर्गत अहमदाबाद है और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्थित है। क्या है ये? स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट अपना सब चलते हैं।